एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संजीव चौहान, एनसीडीएक्स और सेबी की तरफ से आयोजित इस वेबिनार में सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो अपना वेबिनार है उसका शीर्षक है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम ऑन कमोडिटी इंडेक्सेस। तो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपको ध्यान में हो तो अभी एग्डेक्स के नाम से एक ऑलरेडी कमोडिटी का इंडेक्सेस चलता है जो कंपोजिट इंडेक्स है। और जल्दी हम लोग एक ग्वार और स्वय कॉम्प्लेक्स के ऊपर कंपोजिट इंडेक्स लेके सॉरी सेक्टोरल इंडेक्स लेके आने वाले हैं, जिसके बारे में आज हम इस पीपीटी के माध्यम से जानकारी लेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ आज के प्रेजेंटेशन की। तो सबसे पहले तो अपन ओवरऑल जो ये कमोडिटी मार्केट का इकोसिस्टम है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि इंडिया के अंदर जो कमोडिटी मार्केट है वो 19वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था विद बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन के साथ में। और सन 1910 से 30 के बीच में इसके अंदर ऑयल सीड्स और रॉ जूट की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। और फॉरवर्ड मार्केट कमीशन उसको 1953 में बनाया गया था इस बाजार को रेगुलेट करने के लिए। और 19 20वीं शताब्दी के तक आते आते इस प्रोग्राम इस बाजार के ऊपर कभी बैन लग जाता था और कभी रिज्यूम हो जाती थी ट्रेडिंग। और सन 2001 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि एक डिसीजन लिया और फुल फ्लैश नेशनल लेवल के 3 कमोडिटी एक्सचेंजेस को परमिशन दी ट्रेडिंग करने के लिए, जिसमें 3 एक्सचेंजेस ने ट्रेड अपना स्टार्ट किया। इनके नाम है एनसीडीएक्स, एमसीएक्स और एनएमसीई। और सन 2015 के अंदर सेबी ने ऐसे रेगुलेटर टेक ओवर किया। और आज की डेट में सेबी ही इसका रेगुलेटर है इस बाजार का। अब अगर अपन बात करें जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे कमोडिटी का इंडिया के अंदर, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, जिसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको पूरा वॉच करता है। और उसके अंडर में आती है सेबी। सेबी के अंडर में नेशनल लेवल के आज की डेट में 5 कमोडिटी एक्सचेंजेस है, जो एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएससी, बीएससी के नाम से हैं, जिनमें टोटल 91 कमोडिटीज की ट्रेडिंग की परमिशन। ये चीज वो और किया ने उनकी तरफ से प्रोवाइड किया गया है इस बाजार को, वो देख सकते हैं। इस सन 2015 के अंदर सितंबर के अंदर सेबी रेगुलेटर टेक ओवर किया और जून 2017 के अंदर सेबी ने ऑप्शंस की परमिशन दी कमोडिटी मार्केट के अंदर इंडिया के अंदर। और उसी साल सेबी ने परमिट किया एएफ कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को। और सितंबर 2017 के अंदर सेबी ने परमिट किया जो इक्विटी और कमोडिटी की जो फर्म्स थे उनका इंटीग्रेशन को लेकर। और बैंक सब्सिडीज को भी अलाउ किया इस बाजार में ट्रेड करने के लिए। और बैंकों को परमिट किया कि वो ऐसे पार्टिसिपेंट जा सकते हैं। और सितंबर 2018 के अंदर एफपीआई को परमिट किया कि वो भी अपनी जो पोजीशन है, जो एक्सपोजर रहता है इंडियन गवर्नमेंट मार्केट के अंदर, उसको हेज कर सकते हैं। और मार्च 2019 के अंदर म्यूचुअल फंड और को अलाउ किया ट्रेडिंग पार्टिसिपेशन के लिए कमोडिटी सेगमेंट में। और जून 2019 के अंदर कमोडिटी इंडेक्सेस को परमिट किया ट्रेडिंग के लिए इंडियन मार्केट के अंदर। ये एक्सचेंज की प्लेटफॉर्म पे जो लिस्टेड कमोडिटीज हैं उनकी बकेट देख सकते हैं। तो यहाँ पे सीरियल पल्सेस के अंदर बाजरा, बार्ले, चना, मेज, वीट, मूंग, पैडी आता है। और स्पाइसेस में देखें तो कोरिएंडर, वीट एंड कोरिएंडर, जीरा एंड टर्मरिक है। फाइबर्स में देखें तो अगर अपन कॉटन सीड ऑयल के संकर कपास और 29 mm कॉटन है। और ग्वार कॉम्प्लेक्स में देखें तो ग्वार सीड, ग्वारगम है। और अगर अपन बात करें ऑयल एंड ऑयल सीड्स की, तो उसके अंदर अपने पास में सोयाबीन, सोया रिफाइन, मस्टर्ड सीड, कैस्टर सीड, सीपीओ एंड सेसम सीड ये ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है आज की डेट में। ये एक छोटा सा अगर अपन कंपेयर करें कमोडिटी मार्केट वर्सेस फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, तो हम देख सकते हैं कि जो कमोडिटी मार्केट में जो भी सेटलमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल डिलीवरीज पे सेटलमेंट होते हैं, जबकि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो भी सेटलमेंट होता है वो कैश सेटल्ड होता है। और कमोडिटी मार्केट के अंदर हर कमोडिटी की क्वांटिटी और क्वालिटी का डिफरेंशिएट एग्जिस्ट करता है, जबकि फाइनेंशियल मार्केट में ऐसा कोई भी डिफरेंशिएट एग्जिस्ट नहीं करता है।
यहाँ पर कमोडिटीज के अंदर होल्डिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है, कस्टम चार्जेस, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है। जबकि फाइनेंशियल मार्केट में देखें तो सिर्फ जो भी कैपिटल अपन ने डाली है उसका इंटरेस्ट कॉस्ट रहता है। कमोडिटी मार्केट का फिजिकल मार्केट का जो नेचर है वो इम्पैक्ट डालता है, जबकि कैश मार्केट है जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव है वो थ्रू आउट द ईयर एक जैसा रहता है। अगर अपन फैक्टर की बात करें कि जो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं मेजरली कमोडिटीज के अंदर, तो वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस के ऊपर प्राइसेस के अंदर मूवमेंट आता है। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो रेगुलेशंस रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनका इम्पैक्ट पड़ता है, प्लस गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन जैसे स्टॉक लिमिट वगैरह है या जो भी टैक्सेशन वगैरह लग जाता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। वही चीज़ अगर अपन फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट में देखें तो वहाँ पे जो ग्लोबल और लोकल इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्रीज की वो इम्पैक्ट डालती है प्राइसेस, प्लस इंडिविजुअल जो एंटिटीज है कंपनीज उनका परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट पड़ता है, प्लस जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसका इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर मेरा एक सवाल रहेगा आप लोगों के लिए कि इंडिया के अंदर जो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट है उसको कौन रेगुलेट करता है? तो आप मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से आंसर कर सकते हैं। तो मुझे इसका आंसर मिला है सेबी, जो कि एकदम सही है। तो अगर अपन बात करें एक्सचेंज ट्रेडेड जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं उसमें कौन कौन से अपने पास में डेरिवेटिव प्रोडक्ट हैं, तो देखें तो अपन फ्यूचर्स, ऑप्शन, गुड्स, इंडाइसिस, ये तीन प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर आज हम इंडाइसिस के ऊपर बात करेंगे। तो एक छोटा सा अगर अपन बात करें कि व्हाट इज एन एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट इज ए contract offered on a regulated platform executed between two parties where both parties agree to buy or sell a particular commodity of a specific quantity at a predetermined price at future date। और अगर अपन पैरामीटर की बात करें तो उसके अंदर जो हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइज रहता है, मार्जिन रहता है, मार्क टू मार्केट बेसिस पर सेटलमेंट होता है, ओपन इंटरेस्ट रहता है, बेसिस सेंटर होता है, डिलीवरीज के सेंटर रहते हैं, प्लस एक एक्सपायरी डेट रहती है। तो ये सब की फीचर्स रहते हैं फीचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को जब डिजाइन करते हैं तो हम लोग। यहाँ पे एक सवाल और रहेगा मेरा आपके लोगों के लिए कि वेदर सेबी रेगुलेट्स स्पॉट मार्केट ट्रेडिंग कमोडिटी इन इंडिया। तो ये चार ऑप्शन आप लोगों के पास में हैं, तो कोई भी मुझे जवाब देना चाहे बता सकते हैं। राइट, इसका आंसर नो है। पर हम बात कर लेते हैं कमोडिटी इंडेक्सेस की, जो कि सेक्टोरल इंडेक्सेस के ऊपर आज हम जानकारी लेंगे। तो एनसीडेक्स पे जो सेक्टोरियल इंडेक्सेस है, तो सेक्टोरियल इंडेक्सेस प्राइस बेस्ड इंडेक्सेस है दैट प्रोवाइड एक्सपोजर टू एंटायर सेक्टर ऑफ कमोडिटीज ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। और एनसीडेक्स में जल्दी ही दो सेक्टोरियल इंडेक्सेस आने वाले हैं। एनसीडेक्स ग्वार इंडेक्स जिसके अंदर ग्वार सीड ग्वारगम रहेगा, और एनसीडेक्स सोया इंडेक्स जिसमें सोयाबीन और सोया रिफाइंड रहेगा। अब अगर अपन बात करें इंडेक्सेस फ्रेमवर्क की, तो जो कॉमन पार्ट में द कमोडिटीज आर सेलेक्टेड ऑन द बेस्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड लिक्विडिटी ऑन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। और वैल्यू वेटेज की अगर बात करें तो वेट आर असाइंड बेस्ड ऑन नेशनल प्रोडक्शन एंड ट्रेडेड एट वैल्यू ऑन एक्सचेंज। और अपन रीबैलेंसिंग की बात करें तो रीबैलेंसिंग इन ओनली फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पर इसकी स्टार्ट होती है। कैप एंड फ्लोर की अगर अपन देखें तो कैप लगाया गया है एक इंडिविजुअल कॉमोडिटी का 70% और फ्लोरिंग उसकी 30% की है। अब स्टेप्स इन इंडेक्स वैल्यू कंप्यूटेशन की अगर अपन देखें तो सबसे पहले कमोडिटी का सिलेक्शन किया जाता है, फिर उसके वेट कैलकुलेट किया जाता है, फिर इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो जो कमोडिटी का सिलेक्शन किया गया है उसके जो की फीचर्स हैं वो अपन देख सकते हैं कि कमोडिटी शुड भी एक सिंगल सेक्टर की होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको इनिशियली जो सेक्टर वाइज मैंने आपको ग्रुप बताए थे। और फॉर ए कमोडिटी टू बी एलिजिबल फॉर इंडेक्स इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कमोडिटी शुड बी एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट द previous 12 month and should have traded at least 90% of the trading days during the previous 12 months। तो कम से कम एक साल पीछे उसकी ट्रेडिंग होनी चाहिए फ्यूचर्स के अंदर अगर अपन देखें तो 90% डेज की ट्रेडिंग होनी इंक्लूड जरूरी है अगर इंडेक्स के अंदर अगर अपन उसका सिलेक्शन कर रहे हैं तो। ठीक है। एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम डेटा फॉर सच कमोडिटी मस्ट बी अवेलेबल फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तो पिछले एक साल का ट्रेडिंग डेटा अवेलेबल रहना चाहिए। यहाँ पर अगर अपन फॉर्मूला बात करें जिसके बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट वेट कैलकुलेशन होता है, तो प्रोडक्ट वेट निकालने के लिए सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो पर्टिकुलर कमोडिटी है उसको डिवाइड करेंगे टोटल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटीज। ऑल कमोडिटीज का मतलब जो उस सेगमेंट की, जैसे ग्वार की बात करें तो ऊपर आएगा ग्वार सीड का वैल्यू और नीचे ग्वार सीड एंड ग्वार गम। इसी तरह पहले ग्वार गम का आएगा और उसी तरह उसका निकालेंगे। तो ये तरीका है। ठीक है। अब अगर हम बात करें जो लिक्विडिटी वेटेज कैलकुलेशन की, तो लिक्विडिटी वेटेज के लिए जो ट्रेड वैल्यू है, ट्रेड वैल्यू क्या है, जो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे लास्ट 12 महीने में जो कमोडिटीज की ट्रेडिंग हुई है वो लेंगे, प्लस टोटल ट्रेड वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटीज इन इंडेक्स के अंदर जो इंक्लूड है। अब अपन बात करें कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज कैलकुलेशन की, तो उसका ये फार्मूला है कि जो भी कमोडिटीज उसमें इंक्लूड है उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे कमोडिटी लिक्विड परसेंटेज से। तो ये देख सकते हैं अपन
किस तरीके से अपन कॉमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज को निकालते हैं। इसके अंदर कैप का ध्यान रखा गया 70% और फ्लोर है जो 30% इन्फोर्स है। अब अगर अपन बात करें कॉमोडिटी वेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 की, तो एनसीडीएक्स में जो ग्वार इंडेक्स है उसका वेटेज रहेगा अगर ग्वार सेट देखें तो 62% का वेटेज है और ग्वार कम का 38 है। इसी तरह एनसीडीएक्स का के अंदर जो सोया इंडेक्स लेके आएंगे हम लोग, उसके अंदर सोयाबीन का वेटेज रहेगा 69% एंड सोया रिफाइंड का रहेगा 31%। यहाँ पर एक सवाल और रहेगा मेरा आप लोगों के लिए, विच ऑफ द गिवन फैक्टर्स अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। तो ये चार ऑप्शन हैं, कोई भी मुझे जवाब देना चाहे बता सकते हैं कि भाई कौन सी कंडीशन है जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज के प्राइसेस को इम्पैक्ट डालती है। तो फर्स्ट है वेदर कंडीशन एंड सेकंड है एग्रीकल्चर, थर्ड है अपना चेंजेस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज, और ये सारे। तो कोई भी मुझे जवाब देना चाहे बता सकता है। राइट, इसका आंसर डी है। सेक्टोरल इंडेक्स कंस्ट्रक्शन की मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंसिडेंस सेक्टोरल इंडेक्सेस आर प्राइस बेस्ड व्हिच मींस द रिटर्न ऑफ दिस इंडेक्सेस विल इनकॉर्पोरेट द रिटर्न ड्यू टू कैलेंडर स्प्रेड्स। NCDX sectoral index will have multiple index series for different months whose future will have expiration at least last business days of the month। तो सेक्टर इंडेक्स जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसकी जो जितनी भी मल्टीपल सीरीज रहेंगी, तो उसका जो नियर मंथ रहेगा उसकी एक्सपायरी जो लास्ट वर्किंग डे रहेगा मंथ का, उस दिन उसकी एक्सपायरी होगी। अगर अपन बात करें अब क्वांटिटी मल्टीप्लायर कैलकुलेशन की, क्वांटिटी मल्टीप्लाई इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी रिक्वायर्ड टू अचीव रिक्वायर्ड एक्सपोजर इन द इंडेक्स। तो एज पर सेबी गाइडलाइन मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स शुड बी 5 लाख रुपीज। सो फॉर दैट यूजिंग द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सपोजर ऑफ द कमोडिटी इज एन इंडेक्स विल बी। तो इसका जो मतलब इंडेक्स आएगा जो सेक्टोरियल, उसका जो सिंगल साइड अगर अपन देखें तो 5 लाख की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो उसके बेसिस के ऊपर अगर अपन जैसे देखें, सोयाडेक्स के अंदर हमने दो कमोडिटीज लिए सोयाबीन एंड सोया रिफाइंड, तो उसका वेटेज 5 लाख के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं कि सोयाबीन के जैसे हमने 70% वेटेज लिया है और रिफाइंड से होगा 30%। अगर उसको अगर वैल्यू टर्म्स में निकालें तो 70% सोयाबीन की वैल्यू होती है तकरीबन 3.5 लाख रुपए, और 30% सोया रिफाइंड की वैल्यू होती है 1.5 लाख। तो तकरीबन 5 लाख का ये वैल्यू बन जाता है। इसी को अगर अपन क्वांटिटी को मल्टीप्लायर के रूप में देखें कितना रहेगा, अगर को मतलब वैल्यू को क्वांटिटी में निकालें, तो सपोज टू भी अगर सोयाबीन की भाव 4,000 रुपये है और वैल्यू एक्सपोजर 3.5 लाख रुपए है, तो तकरीबन उसकी क्वांटिटी वैल्यू मेट्रिक टन में देखें तो 8.75 मेट्रिक टन का प्लॉट बैठेगा। इसी तरह सोया रिफाइंड देखते हैं अपन, तो वैल्यू टर्म्स में उसकी एक्सपोजर है 1.5 लाख रुपए, और प्राइस अगर कमोडिटी एक तरफ मानते हैं तो तकरीबन उसका जो क्वांटिटी मल्टीप्लायर रहेगा एमटी के अंदर वो 1.5 रहेगा। तो इस तरह से अगर अपन देख सकते हैं कि दोनों को कंबाइन करके और उसको अगर नियर बाय अगर क्वांटिटी निकालते हैं 8.75 यानी कि 9 MT, और सोया रिफाइंड जैसे 1.5 है तो उसका 2 MT। तो कोई अगर स्ट्रेटेजी लगाना चाहे तो ये क्वांटिटी मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंगली ले सकता है अपनी पोजिशन। तो यहाँ देख सकते हैं कि इंडेक्स का जो कंपोजिशन है, जैसे कि एट ए टाइम आपको 3 मंथ्स मिलेंगे ट्रेडिंग के लिए, नियर फार नियर मिड एंड फार, तो तीनों साइमल्टेनियसली चलेंगे और उसका जो कैलकुलेशन होगा वो नियर मंथ जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा नेक्स्ट नियर सॉरी जो करंट रहेगा उसका नेक्स्ट मंथ का जो भी फ्यूचर रहेगा उसके बेसिस के ऊपर उसके अंदर मूवमेंट आएगा। तो ये सीरीज का हम एग्जांपल के साथ देख सकते हैं कि जैसे कि अगर अपन जून में अगर इंडेक्स लॉन्च करते हैं तो जून का जो रहेगा इंडेक्स, उसका जो ऊपर जो प्राइस का रिफ्लेक्शन आएगा वो जुलाई मंथ का आएगा। इसी तरह जो जुलाई का रहेगा उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा अगस्त का, और जो अगस्त का इंडेक्स रहेगा उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा सितंबर का। और जैसे ही नियर मंथ की एक्सपायरी आएगी जैसे जून की, तो नेक्स्ट मंथ एक आगे वाला यानी सितंबर जैसे लास्ट है, तो एक अक्टूबर वाला ओपन के साथ में फिर नेक्स्ट इंडेक्स की सीरीज ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहेगी। यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि इंडेक्स का जो कंपोजिशन है एग्जांपल मतलब विद ग्राफिकल फॉर्म के अंदर किस तरीके से अगर सो इंडेक्स और का मूव रहेगा, तो वो देख सकते हैं नियर मिड और फार मंथ के साथ में। इसी तरह एनसीडीएक्स इंडेक्स के अगर परफॉर्मेंस देखें अपन वेक्टर डेटा के बेसिस के ऊपर, तो देख सकते हैं कि अप्रैल 2020 के अंदर जो तकरीबन 4,500 के आसपास था, जो अगर अपन बात करें मार्च 2021 तो ये अराउंड 7,000 क्रॉस कर गया है। इसी तरह अगर अपन गौर इंडेक्स की देखें, अगर अपन अप्रैल 2020 के अंदर ये अराउंड 4,200 के नियर बाय था, जो ऊपर में अगर अपन देखें नवंबर 2020 के अंदर 5,400 क्रॉस करके मार्च के अंदर वापस ये अराउंड 4,800 के आसपास आ गया। अब अगर अपन बात करें कि बेनिफिट ऑफ इंडेक्स एंड इंडेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, तो सबसे अच्छा बेनिफिट इसका यही है कि इसके अंदर जो कॉस्टिंग है वो काफी कम रहेगी, प्लस कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है ये,
कम मार्जिन लगेगा, 10% के आसपास मार्जिन है। और किसी दूसरे सेगमेंट से अगर कोरिलेशन निकालें तो काफी कम है अदर एसेट क्लास के साथ में। और डायरेक्शनल इंडिकेटर एक तरह से अपन बोल सकते हैं पर्टिकुलर सेक्टर का ये। और ट्रेड करने में बड़ा इजी है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, मतलब इसमें कोई डिलीवरी का प्री एक्सपायरी मार्जिन, पोजीशन लिमिट, ऐसी कोई मतलब विशेष आपको कोई इसमें मतलब चैलेंज फील नहीं होगा इसके अंदर। और आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी रहेंगी क्योंकि एट टाइम 3 मंथ्स की कॉन्ट्रैक्ट अपने पास में अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। कैलेंडर स्प्रेड की भी अपॉर्चुनिटी रहेगी इसके अंदर। तो यहाँ एक और सवाल रहेगा मेरा आप लोगों के लिए, व्हाट इज आर्बिट्राज, आर्बिट्राज किसे कहते हैं? तो उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने आपको, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या रहेगा कोई भी। राइट, इसका आंसर है सी। तो यहाँ अपन बात करें इसके जो पैरामीटर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, वो देख देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे नियर, मिड एंड फार। ओके। एंड टिक साइज रहेगी इसकी 1 रुपए, और यूनिट ऑफ ट्रेडिंग रहेगी 100 यूनिट की। ट्रेडिंग आवर रहेंगे इसके, जैसे सोयाडेक्स की बात करें तो उसमें सोया रिफाइंड जैसे रात को 9 बजे तक चलता है, तो सुबह 9 से रात के 9 बजे तक। एक्सपायरी डेट जो रहेगी वो शाम को रहेगी, मतलब 5 बजे इसकी कटिंग होगी, और एक्सपायरी डेट लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ रहेगा। एफएसपी की जो कैलकुलेशन होगी लास्ट वर्किंग डे के अंदर, जो लास्ट के 4 to 5 के बीच में ट्रेडिंग आवर्स रहेंगे, उसकी वैल्यू वेटेड एवरेज के ऊपर रहेंगे। मार्जिन की अगर अपन बात करें तो मिनिमम मार्जिन 10% के आसपास रहेगा। ठीक है, इसके अंदर भी इसका जो ट्रेडिंग टाइम रहेगा वो तकरीबन सुबह 5 से लेकर शाम को 5 रहेगा, क्योंकि इसके दोनों जो कमोडिटीज हैं वो शाम को 5 बजे तक की ट्रेड होती हैं। एक्सपायरी डेट इसका भी वही सेम लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ रहेगा। और फाइनल सेटलमेंट इसका भी सेम उसी बेसिस पे आएगा, लास्ट के जो एक्सपायरी वाले दिन की 4 से 5 के बीच की जो वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस रहेंगी वो। और मिनिमम इनिशियल मार्जिन इसका भी 10% रहेगा। कोरिलेशन अगर अपन देखें सेक्टर इंडेक्स का अदर इंडेक्सेस के साथ में, तो आप देख सकते हैं कि बाकी जैसे एनसीडेक्स, निफ्टी, एमसीएक्स बुलडेक्स या किसी के साथ में कोई विशेष इसका कोरिलेशन नहीं है, एकदम डिफरेंट है इसका। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगा कि अपने को एक अलग मिल जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ पर एक सवाल सवाल रहेगा मेरा आप लोगों के लिए, विच स्टॉक एक्सचेंज इज हैविंग मेजर शेयर इन ट्रेडिंग वॉल्यूम इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज? तो कौन सा एक्सचेंज है ये, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है? तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। तो यहाँ अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर गाइडलाइंस की। तो क्या क्या गाइडलाइंस रहे इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी चाहिए जब भी वो ट्रेड करें? तो सबसे पहले तो जो भी एक्सचेंज और सेबी के सर्कुलर रहते हैं उनको टाइम से देखना चाहिए अपने को। ट्रेड जो भी करें अपन एक्सचेंज रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ही करें। प्रॉपर अपने केवाईसी फिल करके अपने यूसीसी कोड में ट्रेड करें। और अपने जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में मेंशन रहने चाहिए। अपन जो भी ट्रेड करते हैं उसके बिल कॉन्ट्रैक्ट नोट अपने हर सेटलमेंट के वक्त में अपन डिमांड कर सकते हैं अपने ब्रोकर से, और इंश्योर करें उस कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर सारी ट्रेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहनी चाहिए, जैसे कि मेंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर डिटेल, ट्रेड नंबर, ट्रेड रेट, क्वांटिटी, आर्बिट्रेशन, ये सब। और क्रॉस चेक करने के लिए हम एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक्सचेंज की वेबसाइट पे टैब अवेलेबल रहता है ट्रेड चेक करने के लिए, ट्रेड वेरिफिकेशन। और जो भी रिक्वायर्ड मार्जिन और M2M के ऑब्लिगेशन रहते हैं वो अपने को पे करने चाहिए, किसी भी तरह के नॉन कंप्लायंस में नहीं जाए। और अपने को डब्बा ट्रेड से रिलेटेड जो भी रिस्क है उससे अपने को अवेयर रहना है। साथ में अपने जो भी स्टेटमेंट्स रहती हैं, जैसे अपने होल्डिंग है या अपने जो भी ट्रेड के ट्रांजेक्शन है उसकी डिटेलिंग अपने को स्टेटमेंट के माध्यम से लेनी चाहिए। और कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसके लिए हम अपने ब्रोकर को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर सकते हैं। जो भी चेक या इशू डिमांड ड्राफ्ट दे हम प्रॉपर उसको जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर रहता है उसी के नाम से दे। और पीरियडिकली जो भी स्टेटमेंट वगैरह अपने को चाहिए अपने फंड से रिलेटेड या सिक्योरिटी से रिलेटेड हम अपने ब्रोकर से मांग सकते हैं। और फंडिंग फ्रॉम अनऑथराइज इंटरमीडियरीज बिल्कुल अलाउ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वो सपोज टू भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका कोई आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा सेटलमेंट गारंटी फंड के थ्रू। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जो अपने को नहीं करनी चाहिए, तो हम देख सकते हैं कि अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएट्स के थ्रू अपने को ट्रेड नहीं करना है। और ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन भी अपने को नहीं करना है। किसी भी तरह के जो लुभावना एडवर्टाइजमेंट रूमर आते हैं उसमें अपने को नहीं जाना है। और डोंट स्टार्ट ट्रेडिंग बिफोर अंडरस्टैंडिंग
जो रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट है वो पढ़ के ही अपन ट्रेड स्टार्ट करें, अदरवाइज नहीं करनी चाहिए। और अनसाइन या डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं एक्सेप्ट करना है। मार्केट में किसी भी तरह की अगर जो भी रूमर हो उसमें अपने को नहीं इन्वॉल्व होना है। और किसी भी तरह की अपने को पोजीशन को एक्यूमुलेट करके अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके ट्रेड नहीं करना चाहिए। और जो भी एडवाइजर्स या एक्सपर्ट्स या एनालिस्ट जो भी लुभावने ने अपने को एश्योरेंस देते हैं कि भैया आपको ये रिटर्न मिलेंगे, उसमें नहीं आना चाहिए। और अपना जो भी ट्रैक है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, वो अपने को ट्रैक करना चाहिए। ठीक है। एंड किसी भी तरह की जो प्रोडिक्शन बेसिस रिपोर्ट आते हैं प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में, उससे भी अपने को बचना चाहिए। तो ये एक ओवरऑल पीपीटी था मेरा सेक्टोरियल इंडेक्सेस के ऊपर, साथ में जो इन्वेस्टर की गाइडलाइंस रहती है उनके ऊपर, प्लस बेसिक ऑफ एक्सचेंज के जो फिनोमिना है, एक्सचेंज बैकग्राउंड वगैरह, रेगुलेटर का पार्ट, वो सब मैंने कवर किया इस पीपीटी के माध्यम से। अब अगर किसी का कोई भी सवाल हो इस पीपीटी से रिलेटेड या आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज करना चाहूंगा। धन्यवाद सभी लोगों का जिन्होंने इस सेशन को अटेंड किया। थैंक यू। हेलो। हाँ भाई। अरे ये ग्वार सीट ग्वारगम में भी वो मिल रहा है क्या अपना क्रॉस मार्जिन बेनिफिट?